एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ऑनलाइन आइए जल्दी जल्दी। तो कल बेटा हमने जो है हम आपको पढ़ा रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, जिसमें से 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज हो गया था, ठीक है ना। पहला जो प्रॉपर्टी था कैथोड रेज जो होता है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है ना। दूसरा जो था आपका जो कैथोड रेज जो होता है ये आपका जो होता है अगर जो है लाइट वेट का पैडल कोई फैन है तो उसको क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। इससे पता चलता है कि कैथोड रेज जो होता है वो पार्टिकल नेचर वेरी फाइन पार्टिकल से मिलकर बना है। तो 2 पॉइंट हो गए थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड में बेटा थर्ड पॉइंट देखिए आप क्या है, पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है, ठीक है ना। पॉइंट जो 3 है उसको देखिए। पॉइंट 3 ये आपका, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं कैथोड रेज में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड है आपका और ये आपका एनोड है आपका। तो कैथोड से एनोड रेज फ्लो करे तो यहाँ पे कोई फील्ड लगा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव फील्ड और एक नेगेटिव फील्ड लगा दीजिए। तो आपका जो कैथोड रेज होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या करता है, टर्न कर जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है इसका, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 प्लेट होंगी आपके, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। तो कैथोड रेज क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न हो जाएगा, क्योंकि कैथोड रेज स्वयं क्या है आपका, नेगेटिव है आपका, ठीक है ना। तो 3rd पॉइंट हो जाएगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज, वॉइस और वीडियो क्लियर है बेटा, बोथ आर क्लियर, वॉइस और वीडियो क्लियर है बेटा। शुभम शुक्ला, चलिए बेटा कल तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड towards positive electrode, towards positive electrode, ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है कि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज होती है भाई। अगर कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 प्लेट होगी। मान लीजिए आपका कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब है आपका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पे ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, और ये रेज फ्लो कर रही है कैथोड टू एनोड। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो आपका कैथोड किधर टर्न कर रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव की तरफ नहीं। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो रेज है आपका वो आपका ये कैसी रेज है, नेगेटिव रेज है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ नहीं आएगा। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपल टू ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस चलिए बेटा आगे देखते हैं। पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस सो दैट वॉइस और बेटा वीडियो क्लियर है, कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग बेटा, वॉइस और वीडियो क्लियर है, चलिए ठीक है ना। दिस सो दैट, ठीक है ना, दिस सो दैट कैथोड रेज कंटेन, दिस सो दैट कैथोड रेज कंटेन, दिस सो दैट कैथोड रेज कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल।
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है ना, इससे पता चलता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और वो क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ठीक है ना। कैथोड रेज, कैथोड जो होता, देखिए कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्स होगा, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है इसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है आपका। भाई मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं आपका, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो कैथोड रेज की तरफ फील्ड हो जाएगा आपका, जो है पॉजिटिव वाले फील्ड की तरफ क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड। ठीक है ना, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड in magnetic field, in magnetic field also, magnetic field also। पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 ये होगा आपका, कैथोड रेज काज आयोनाइजेशन ऑफ गैस। अगर मान लीजिए कैथोड रेज मान लीजिए निकल रहा है, सपोज दैट ये है, ठीक है ना, ये कैथोड है आपका और ये आपका एनोड है आपका। यहाँ से कैथोड रेज निकली तो इसमें जो गैसें प्रेजेंट रहती हैं उन गैसों को कैथोड रेज क्या करता है? आयोनाइज कर देता है। मतलब आयोनाइज करेगा तो इलेक्ट्रॉनों से निकल जाएंगे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में, तो गैसों को क्या करता है आपका? आयोनाइज कर देता है। कौन? कैथोड रेज। ठीक है ना, 4 आपका पॉइंट है। ठीक है ना, कैथोड रेज कॉजेज, कैथोड रेज, ठीक है ना, कैथोड रेज, ठीक है ना, cause the ionization, cause the ionization of the gases, ठीक है। ऐसा मान लीजिए H2 गैस है, ठीक है ना, और कैथोड H2 गैस सिलेंडर में है, कैथोड रेज पास किया, कैथोड रेज पास, ठीक है ना। कैथोड रेज पास करेगा तो किस में ब्रेक हो जाएगा आपका? 2H प्लस में और +2 इलेक्ट्रॉन में, 2H प्लस में, 2H प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन में आपका ये हो जाएगा आपका 2H प्लस और प्लस आपका इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और ये किस में होगा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कर दीजिए, डिस्चार्ज ट्यूब में होगा। ठीक है ना, कीप इन डिस्चार्ज ट्यूब। कीप इन डिस्चार्ज ट्यूब में होगा आपका। ठीक है ना, तो कैथोड रेज काज द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस। नोट कर लीजिए बेटा इसको, फिर आगे बढ़े। नोट कर लीजिए, नोट हो गया तो बेटा आगे बताइए, आगे नोट करिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। कोई कमेंट हो बेटा तो पूछ लीजिए। हो गया बेटा? नोट हो गया बेटा? कमेंट करके बताइए बेटा, आगे बढ़ें। कमेंट करके बताइए बेटा, आगे बढ़ें। अगर नोट हो गया हो तो सर अगेन रिपीट कर दीजिए। देखिए बेटा, हम आपको पढ़ा रहे थे
जो है थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट आपके प्रॉपर्टीज आप कैथोड रेज पढ़ रहे थे, 2 प्रॉपर्टीज हो गए थे आपके। तीसरा प्रॉपर्टी है, तो हम जब क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। जो आपका एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रख दे, एक तरफ निगेटिव प्लेट रख दे, तो आपका जो कैथोड रेज होता है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है आपका। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फील्ड में जो है आपका जो है कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 प्लेट हो देंगे, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। इससे ये पता चल जाता है कि कैथोड रेज जो नेगेटिव रेज है, नेगेटिव पार्टिकल्स है, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उसमें कैथोड रेज में, ठीक है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड में आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 होता है, ठीक है ना, एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है। तो कैथोड रेज क्या होता है, पॉजिटिव पोल की तरफ टर्न कर जाता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होने से ये पता चलता है कि जो कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो निगेटिव हैं आपका, या कैथोड रेज जो होता है वो निगेटिव है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ टर्न कर रहा है, निगेटिव की तरफ टर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि निगेटिव की तरफ करेगा तो रिपल्सन होगा। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है ना। और फिर जो कैथोड रेज क्या करती हैं, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है आपका, जब हमने बनाया था आपको डिस्चार्ज ट्यूब भी था, उसमें कैथोड रेज निकल रहा हो, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस प्रेजेंट है तो गैसों को आयनाइज कर देता है। और हमने मान लिया आपका H2 गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है H2 गैस है और कैथोड रेज पास किया जा रहा है, तो ये क्या कर जाएगा, आपका गैसों को कैथोड रेज आयनाइज कर देगा। आपका इलेक्ट्रॉन गैस क्या कर गया, ठीक है ना, आयोनाइज कर गया, क्या हो गया, ठीक है ना, आयोनाइजेशन ऑफ H2, ठीक है ना, आयोनाइजेशन ऑफ H2 गैस क्या कर गया आपका, आयोनाइज कर गया, आयोनाइजेशन ऑफ H2, आयोनाइजेशन ऑफ H2, आयोनाइजेशन ऑफ H2, नीचे जो लिखा है वो आयोनाइजेशन ऑफ H2, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे देखते हैं। फोर पॉइंट आपके हो गए, 4 पॉइंट आपके हो गए हैं। कहाँ चले गए बेटा सब लोग, चलिए बेटा आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, 4 पॉइंट होगा, तो पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास ट्यूब। मतलब क्या करते हैं, जब कैथोड, जैसे मान लीजिए आपका ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं। जिंक सल्फाइड क्या होता है बेटा, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। कि फ्लोरोसेंट ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिससे जब कैथोड रे स्ट्राइक करेगा तो उस पर ब्राइट साइन अपीयर होगा। फ्लोरोसेंट और फास्फोरेंस 2 होता है। जब ब्राइट साइन अपीयर होगा, ठीक है ना, तो आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, इसमें कोटिंग कर देते हैं, जो ग्लास की वाल होती है इसमें कोटिंग कर देते हैं। जब कैथोड रे निकलेगा और ग्लास की वाल से स्ट्राइक करेगा तो आपका क्या होगा, फ्लोरोसेंट अपीयर होगा आपका, मतलब ब्राइट साइन अपीयर होगा। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है ब्राइट साइन, जो है ब्राइट जो है साइन अपीयर होगा आपका जब जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर देंगे तो जिंक सल्फाइड ऐसा ही होता ही है कि जब भी इसे कोई रेज स्ट्राइक करेंगे तो साइन जो है ज़्यादा उत्पन्न होता है, चमक ज़्यादा उत्पन्न होता है आपका, ब्राइट साइन अपीयर होगा आपका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना, दीज प्रोड्यूस, ठीक है ना, या कैथोड रेज प्रोड्यूस, ऐसा लिखिए, कैथोड रेज प्रोड्यूस, कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, ठीक है ना, कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, ठीक है ना, फ्लोरोसेंस, ठीक है ना। Cathode rays produce fluorescence on the glass tube, on the glass tube,
on the glass tube and affect the और ये फोटोग्राफिक प्लेट को, फोटोग्राफिक प्लेट जानते हैं जो लोग कैमरा खींचते हैं, जो कैमरा से फोटो खींचते हैं, ठीक है ना, उसमें एक प्लेट होता है फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना, उसको अफेक्ट कर देती है ये रेज, उसको ब्लैक कर देती हैं। जब कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरती हैं तो उसको ब्लैक कर देती हैं, आपका काला हो जाता है आपका, ठीक। कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास ट्यूब एंड अफेक्ट, ठीक है ना, एंड अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एंड अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट and affect the photographic plate, ठीक, and affect the photographic plate, ये हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 6 आपका है कैथोड रे जो होता है, ठीक है ना, पास थ्रू द थिन मेटल फॉयल। इसका पेनिट्रेटिंग, अगर मान लीजिए कोई थिन मेटल का फॉयल है, वेरी थिन मेटल का फॉयल, मान लीजिए 0.004 मिलीमीटर का है, ठीक है ना, 0.004 मिलीमीटर का है, ठीक है ना, इतना 0.004 मिलीमीटर HG मिलीमीटर का है, इतना इतने मिलीमीटर का है, तो उसको क्या कर जाएगा, ये थिन मेटल फॉयल क्या कर जाएगा, कैथोड रेज क्या कर जाएगा, इतने थिन मेटल फॉयल को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, आर पार कर जाएगा आपको, ठीक है ना, पेनिट्रेट कर जाता है इसमें, ठीक है ना, ठीक है, और ठीक है ना, और अगर थिक मेटल का फॉयल है तो कैथोड रेज क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, स्ट्राइक करने के बाद क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, कैथोड रेज, पॉइंट नंबर 6, कैथोड रेज पास थ्रू दी, कैथोड रेज पास थ्रू दी, कैथोड रेज पास थ्रू दी, कैथोड रेज पास थ्रू दी थिन मेटल, कैथोड रेज पास थ्रू दी थिन मेटल, कैथोड रेज पास थ्रू दी थिन मेटल फॉयल placed in their path, placed in their path, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ कैथोड रेज आर स्टॉप्ड, कैथोड रेज और स्टॉप, ठीक है ना, कैथोड रेज और स्टॉप बाई मेटल, कैथोड रेज और स्टॉप बाई मेटल फॉयल of greater thickness, of greater thickness, नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए तो फिर आगे बताएं पॉइंट। सर स्कूल जा रहे हैं, ये वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा। बेटा यूट्यूब पे देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिलेगा आपको, है ना, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। हो गया बेटा, हो गया बेटा, आगे बढ़े। ज्योति बेटा आप ऑनलाइन नहीं हैं, चलिए बेटा हो गया, कमेंट करके बताइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट 6 हो गया। पॉइंट 7 जो होता है, देखिए जब आपका कैथोड रे कोई ऐसा मेटल हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, जैसे टंगस्टन हो गया,
टंगस्टन जो आपका है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो जब आपका कैथोड रेज ऐसे मेटल पर गिरती हैं तो एक्सरे निकलती है। क्या निकलती हैं? एक्सरे निकलती है। एक्सरे जानते हैं आपका जो एक्सरे होता है आपका सीने का एक्सरे, जब बोन्स वोन्स आपके ब्रेक हो जाते हैं तो एक्सरे ही करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरे जो होता है आपका, इसमें एक्सरे पे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे पे कोई चार्ज नहीं होता आपका, तभी इसको कहा जाता है एक्सरे। तो जब आपका कैथोड रेज हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल पर फॉल करते गिरती हैं तो उससे एक्सरेज प्रोड्यूस होता है। पॉइंट नंबर 7 आपका यही है। पॉइंट नंबर 7 आपका यही है। चलिए देखिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7 है व्हेन मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हेन मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। व्हेन मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट आर बम्बर्ड, ठीक है ना, BOM और BARED, बम्बर्ड, ठीक है, मतलब गिराते हैं बाई, ठीक है ना। व्हेन ए मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट आर बम्बर्ड बाई कैथोड रेज, बाई कैथोड रेज, बाई कैथोड रेज, ठीक है ना, बाई कैथोड रेज, ठीक है ना। देन एक्सरे आर प्रोड्यूस, then X-ray are produced, then X-ray are, ठीक है, then X-ray are produced, X-ray आपका प्रोड्यूस होगा आपका, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 8 देखिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, कैथोड रे, अगर आपका कोई थिन मेटल कॉइल है आपका और कैथोड रे जो होता है उस पर हीट गिर रहा है तो उसे इनकंडेंस हो जाएगा। इनकंडेंस होता है, जैसे हमने कहा बेटा, ये मान लीजिए हमारा जो है ये एक थिन मेटल का फॉयल है। क्या है? ये थिन एक मेटल का फॉयल है और कैथोड इस पर गिर रहा है आपका। कैथोड जब काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम तक गिरेगा इस पर तो इनकंडेंस हो जाएगा। इनकंडेंस का मतलब होता है, जैसे आप कभी देखेंगे लोहार के पास जब अपनी हंसिया चक्कू जब आप जो है उसको पिटाने के लिए ले जाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें डालता है, आग रहता है, उसके बाद वो निकालता है, बिल्कुल रेड तक लाल हो जाएगा बिल्कुल। ये जब आपका लॉन्ग टाइम तक आपका जब इस पर गिरेगा कैथोड तो ये बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा, जैसे, ठीक है ना, रेड कलर का। जैसे भट्टी में जब वो डालते हैं आपका लोहार जो होते हैं आपका पिटाई करते हैं, गड़ासा जो भी हो आपका हंसिया, तो देखिए बिल्कुल रेड हो जाता है कि नहीं। तो वैसे आपका अगर थिन मेटल का फॉयल है, इस पर कैथोड रेज गिर रहा है तो इनकंडेंस हो जाएगा। इनकंडेंस का मतलब होता है रक्ततप्त, हिंदी में कहता है रक्ततप्त। रक्ततप्त का मतलब होता है बिल्कुल लाल कलर हो जाएगा, आग की तरह हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। पॉइंट नंबर 8 देखिए, क्योंकि हीट करेगा उसको भाई। कैथोड रेज की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी से जब स्ट्राइक करेगा कैथोड रेज पे तो आपका जो होता है, और जब हाई काइनेटिक एनर्जी से कैथोड रेज पे स्ट्राइक करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो किस में चेंज हो जाएगा, हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा आपका, हीट। चाक है खूब तेज़ी से यार स्ट्राइक कर रहा है, आप हैमर से जब पीटते हैं कोई चीज़ हीट हो जाता है। क्यों हीट हो जाता है? क्योंकि जो हैमर से पीटते हैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस बॉडी से जब स्ट्राइक हो जाता है तो जिससे ये हीट हो जाएगा आपका। तो कैथोड रेज जब स्ट्राइक करेंगे इससे लॉन्ग टाइम तक तो आपका जो होता है ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और हीट होकर के रेड कंडेंस हो जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, कैथोड रेज की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, कैथोड रेज, ठीक है ना, कैथोड रेज हीट ए थिन मेटल फॉयल, कैथोड रेज हीट ए थिन मेटल, कैथोड रेज हीट ए थिन मेटल फॉयल टू इनकंडेंस, ठीक है ना, इनकंडेंस, DESCENDENCE,
Nc incandescence, ठीक है ना. It is because it is because kinetic, it is because kinetic energy of the cathode, it is because kinetic energy of the cathode rays, kinetic energy of the cathode rays, kinetic energy of the cathode rays is converted, kinetic energy of the cathode rays is converted into heat energy, ठीक है ना. नोट कर लीजिए बेटा इसको, फिर आगे बताएं. हो गया बेटा. सर इनकंडेंस मीन्स क्या होता है बताएं तो बेटा. आप इनकंडेंस का मतलब होता है कि जब कैथोड रेज आपका मेटल की फॉयल से, जब कैथोड, जिसे मेटल का फॉयल है, जब कैथोड मेटल फॉयल के स्ट्राइक करेगा आपका, तो आपका जो कैथोड रेज की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी जब कैथोड प्लेट से स्ट्राइक करेगा आपका, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, कैथोड रेज की काइनेटिक एनर्जी है, और आपका जब वो काइनेटिक एनर्जी इससे स्ट्राइक करेगा, किससे, मेटल की फॉयल से, तो मेटल की फॉयल से जब स्ट्राइक करेगा तो काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाएगा, हीट एनर्जी में, जिससे कैसा हो जाएगा, रेड तप्त हो जाएगा, लाल हो जाएगा. जैसे कोई आपका लोहार के पास जाइए तो आप गड़ासा हंसिया लेकर के जाते हैं, तो वो कोयला जलाया रहता है, कोयले में ऐसे डाल देगा हंसिया को, उसके बाद वो ऐसे चक्का चलाता रहता है, तो देखते थोड़ी देर बाद वो निकालेगा तो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, उसके बाद उसको पीटता है तब सही करता है. तो वही वैसे हो जाएगा आपका. जैसे कभी देखिए वायर शार्ट करता है आपका, तांबा जलने लगता है तो बिल्कुल रेड कलर का होता है. तो इनकंडेंस का मतलब वही होता है. हिंदी में कहते हैं रक्तप्त, हिंदी में क्या कहते हैं, रक्तप्त हो जाएगा आपका. ठीक है, नोट हो गया बेटा. चलिए आगे देखते हैं. तो 8 पॉइंट इसके हो गए. अब जो हमने 8 पॉइंट पढ़ाया है, इससे क्या जो है आपने कंक्लूजन निकाला. जब जो है जे थॉमसन, विलियम्स क्रोक्स और जो है उनके अदर साइंटिस्ट जिसकी स्टडी की, और इस स्टडी के बेसिस पर उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, तो ये हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टी, हेडिंग है बेटा, फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टी, फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टीज from the above property we conclude that पहला जो हमने प्रॉपर्टी के इससे कंक्लूजन का निष्कर्ष क्या निकाला, इससे हमें जानकारी क्या मिला. हमने जब कैथोड की प्रॉपर्टी की स्टडी की तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, क्या जानकारी मिली. तो पहला, कैथोड रेज, पहले हमें ये पता चला जब इसकी प्रॉपर्टी कि कैथोड रेज जो होता है मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना है. किससे बना है, पार्टिकल. कैथोड रेज जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना है. जब हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी की स्टडी की तब हमें पता चला कि कैथोड रेज जो होता है, और कैसे, क्योंकि वो अगर थिन मेटल का फैन रख देंगे और कैथोड रेज जब उसे स्ट्राइक करता है तो रोटेट कर जाता है. इससे ये पता चल जाता है कि कैथोड रेज में पार्टिकल्स हैं, निगेटिव पार्टिकल्स हैं. अगर कोई जैसे हीट है, अगर किसी बॉडी से हीट निकल उसको सामने थिन मेटल का फैन रख दें तो क्या रोटेट करेगा आपका, वो नहीं रोटेट कर पाएगा. पार्टिकल्स नेचर रहेगा रेज का तभी वो रोटेट कर पाएगा. तो इससे ये पता चलता है. ठीक है ना. तो कैथोड रेज, ठीक है ना, कैथोड रेज आर मेड, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ material particles, made up of material particles. पॉइंट नंबर 2. ठीक है ना, ठीक है ना. और एक चीज़ और है, जब हमने देखा कि कैथोड रेज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज पॉजिटिव फील्ड की तरफ क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है. और मैग्नेटिक फील्ड में भी जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक
नेगेटिव पोल होता है आपका मैग्नेट में, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज कैसी होती है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स होता है वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो कैथोड रेज कैरी, कैथोड रेज, कैथोड रेज कैरी, कैथोड रेज कैरी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किसने की, पहला ऑप्शन आएगा जे जे थॉमसन, दूसरा विलियम क्रूक, ठीक है ना, सबसे, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन में दोनों आ जाए कंपटीशन में, जे जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स, तो किसको आप प्रीफर करेंगे, नंबर 1 पर प्रीफर करेंगे किसको आप, जे जे थॉमसन को, और नंबर 2 पर आपका विलियम क्रूक। जे जे थॉमसन ऑप्शन में नहीं है तो विलियम क्रूक्स आप जो है क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे आपका। अगर दोनों ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे, नोट हो गया सर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम जो है आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, E/M रेशियो कैसे निकालते हैं, जिसे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है उसको कल पढ़ाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डैश देखिए, दीज आर फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन जो होता है यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एन एटम, मतलब यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब जितने भी एटम इस यूनिवर्स में हैं सभी एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, बल्कि न्यूट्रॉन नहीं होता सब में, जैसे, ठीक है ना, न्यूट्रॉन सब में नहीं होता आपका, ठीक है ना सभी। जैसे हाइड्रोजन जो एटम है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन और 1 आपका प्रोटॉन होता है, आपका न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट आपका पार्टिकल्स है, ठीक है ना, जो सभी आइटम में पाया जाता है, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसलिए कहा जाता है यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपका है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने आपको बताया है, आइटम जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। आइटम जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स। आइटम का फंडामेंटल पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपके किसी भी आइटम में आपके जो होता है 2 टाइप्स के जो होता है आपके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स या स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, और दूसरा होता है आपका अनस्टेबल फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। 2 होता है, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स या अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स या स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आइटम में होते हैं, ठीक है ना। तो द पार्टिकल्स विच एग्जिस्ट इनसाइड द आइटम एंड आउटसाइड द आइटम इन फ्री स्टेट, मतलब फ्री स्टेट में रह सकते हैं। तो ऐसे आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं या स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप आइटम के अंदर रखेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाहर रख देंगे तब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा।
ठीक है ना, लेकिन द पार्टिकल विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इनसाइड द एटम एंड आउटसाइड द एटम, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करें, जैसे आपका मेसान हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये एटम के इनसाइड जो होते हैं एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वेरी शॉर्ट टाइम तक, और एटम के बाहर निकालेंगे तो डिजनरेट कर जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। तो मेसान हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया आपका, ये सब आपके जो होता अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द एटम है। ये एटम के इनसाइड तो रहते हैं लेकिन वेरी शॉर्ट टाइम तक रहते हैं, बहुत कम समय तक जो होता है एटम में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी ये डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, किसी दूसरे में चेंज हो जाते हैं। और एटम के बाहर भी इनका यही हाल होता है आपका। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं एटम में लॉन्ग टाइम तक जो होता है, एटम के इनसाइड और एटम के आउटसाइड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। 2011 का डाटा 100 न्यूक्लियस में जो होता है 120 अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, 120 जो होता है अनस्टेबल पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस में होते हैं। और ठीक है ना, चलिए तो पहला होता है इलेक्ट्रॉन इज द यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन इज द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम। इसका मतलब ये समझ में आया कि जितने भी यूनिवर्स में जितने भी एटम हैं सब में इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और उसकी जो वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? E- ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E-। इलेक्ट्रॉन हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज whose value ठीक है ना, whose value is 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। whose value is 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड ये बेटा कि आपका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये 1/1000 1/1837 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो भी मास होता है उसका 1/1037 टाइम आपका जो है होता है कौन? इलेक्ट्रॉन का मास। अगर हाइड्रोजन का मास मान लीजिए आपका ठीक है बेटा, अगर हाइड्रोजन का मास 1/, ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के मास का जो है हाइड्रोजन 1817 होगा। वैसे अगर हाइड्रोजन का मास 5 है तो 5 × 1/1817 कर दीजिए, तो जो आएगा मास वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन के मास का, हाइड्रोजन के एटम का जो मास होता है उसका 1/, ठीक है ना, 1037 जो होता है वो होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास से कितना गुना कम होता है? कितना गुना मतलब कम होता है आपका 1/। तो हाइड्रोजन एटम का जो मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के
ये हाइड्रोजन आइटम के 1/1837 होता है आपका, ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 of the ठीक है ना, of the mass of ठीक है ना, of the mass of one hydrogen atom, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट, absolute mass of electron, absolute mass of electron, absolute mass of electron is 9.109 into 10 to the power minus 31 या माइनस 28 कर दीजिए, 28 ग्राम। अगर केजी में करेंगे तो माइनस 31 केजी हो जाएगा, इतना ग्राम, ठीक है ना, ठीक है ना। इट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का क्या बेटा, रेस्ट मास। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है आपका, 9.109 इंटू 10 टू दी पावर 9.109 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम। इट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए इसको, तो फिर आगे बताएं, जल्दी नोट कीजिए बेटा। नोट कर लीजिए। नोट हो गया बेटा, बोलिए भाई। नोट हो गया तो आगे बढ़ें। चलिए अब लास्ट पॉइंट एक है, बस इसी के बाद छोड़ देंगे बेटा आप। लास्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आप जानते कितना होता है, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 96,500 कूलाम होता है। ये जो है अप्रॉक्सीमेट होता है। एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 96,486 ऐसे करके कुछ आएगा, 96,500 से थोड़ा सा कम आएगा आपका। लेकिन जैसे लाइट की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 299,792 458 मीटर पर सेकंड, ये होता है आपका लाइट की स्पीड। लेकिन हम कैलकुलेशन में क्या लेते हैं, 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड लेते हैं। तो ऐसे आपका जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 96,500 कूलाम होता है। लेकिन आता है आपका, ठीक है ना। तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका जो क्वेश्चन में हम लेते हैं वो लिख देते हैं। तो चार्ज, ठीक है ना, चार्ज ऑन 1 मोल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कूलाम। इतना कूलाम होगा आपका, ठीक है ना, इतना कूलाम। या इसी को हम क्या कहते हैं? 1 फैराडे, इसी को कहते हैं 1 फैराडे। इसी को हम क्या कहते हैं? 1 फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है आपका? फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आता कैसे है? देखिए, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो मतलब 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, इन 1 मोल, ठीक है ना। और इंटू क्या हो जाएगा आपका? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल क्या हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। और ईच इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा वो 96,500 कूलाम आएगा, ठीक है, आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए बेटा, ठीक। तो बेटा इसके आगे कल देखेंगे। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आकाश चौधरी, शुभम शुक्ला, जो भी आज हमने पढ़ाया, किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप 2 मिनट आप पूछ सकते हैं हमसे। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बोलो बेटा, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बोलो बेटा, कोई कन्फ्यूजन? हो गया बेटा? थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और कुछ जो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो IIT 2007 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, सॉरी, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जो होता है वो 0 होता है। ये IIT 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। कल ये बताएंगे, ओरिजिन ऑफ कैथोड पढ़ाएंगे, फिर आपको हम जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।